सबसे पहले तो सारे बच्चे मुझे देखें और कुछ नहीं, सिर्फ मुझे देखो बच्चे, सिर्फ मुझे। और जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है। आइज क्लोज, आंखें बंद, सारे बच्चे आंखें बंद, एक भी बच्चा आंख खुली नहीं रखेगा, सारे बच्चे आइज क्लोज, आंखें बंद। जो बच्चे बाहर बच्चे सब आ जाओ, बहुत मजा आने वाला, आपको अच्छा लगेगा। मैं कोई लेट्स क्लोज, आंखें बंद और शांत होके बैठे। सारे बच्चे किसी की भी आंख खुली नहीं होगी, सारे बच्चे आंख बंद, आइज क्लोज, आंखें बंद, सारे बच्चे आंख बंद। सांस पे ध्यान, इनहेल, जो आप लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सी सांस खींचिए अंदर, जैसे बहुत थक जाते हैं ना, उसके बाद तो सांस खींचिए, सांस छोड़ें एंड आइज ओपन। अब आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं। मैं सर्वप्रथम माता सरस्वती के इस प्रांगण में यहाँ के प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में यहाँ पर जो भी टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खास तौर से अपने देवी जी का, ये हमारे मित्र हैं, उन्होंने यहाँ पे आने का मौका दिया है। और ये हमारा सौभाग्य है, मुझे लग रहा 10 साल से ऊपर हो गए जब ऐसे हुआ करते थे। आज मौका मिला, मैं ढूंढता हूँ मौका मिले मुझे, आज मौका मिला है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, जितने भी लोग आप बोलेंगे। और सबसे ज्यादा आभार आप सभी बच्चों का, इस उम्र में आप इतनी देर बैठे हुए, यही योग है, मैं यही बताने आया हूं। आप इतनी देर से जो कर रहे हो वो ही योगा है, और यही क्योंकि बच्चों का व्यवहार वानर जैसा होता है, वो एक जगह नहीं बैठ सकता, लेकिन आप बैठे हो, इसका मतलब ये है कि आप इतनी देर से जो है योग कर रहे थे। और यही मैं देखने आया था कि सिर्फ ऐसा ना हो कि हम शहरों के अंदर ही लोगों को योग सिखा रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर भी ऐसी घाटियों में भी लोग योग कर रहे हैं। क्योंकि योग कर्मसु कौशलम है, कुशलता, कोई भी कर्म करना वो योग है। योग का मतलब वो नहीं है जो टीवी में दिखाया जाता है कि आपने कोई बहुत बढ़िया आसन कर लिया, वो योग नहीं है। ना ही वो है कि आपने दाईं नाक से सांस खींची और बाईं से छोड़ दी, वो भी योग नहीं है। योग आपकी कुशलता, आप जो कार्य कर रहे हैं वो योग है। तो मैं ये देख रहा था कि जितने बच्चे इतनी देर से बिना हिले एक ही स्थिति में, स्थिरम सुखम आसनम, एक ही आसन में आप लोग इतनी देर से बैठे हुए, ये स्थिति आसन की है। और इस आसन को करने के बाद आपको एक सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि प्राप्त होती है, आपके अंदर दृढ़ता की प्राप्ति आती है। दृढ़ता मतलब सिर्फ शरीर की दृढ़ता नहीं, आप लोग शरीर से बैठे हुए दृढ़ता नहीं, मानसिक दृढ़ता, आध्यात्मिक दृढ़ता। तो जब ये दृढ़ताएं आपके अंदर आती हैं तो वो स्थिति आसन की है। आसन को जब आप लोग सिद्ध कर जाते हो, जो आप कर चुके हैं, इतनी देर से आप बैठे हुए हो, आप लोग शरीर और मन से यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आप जब आसन को सिद्ध कर जाते हो तो उसके बाद दुनिया आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है। मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने कि मैं क्या बताऊं, मैं यही सोच रहा था मैं क्या बताऊं, सब कुछ बता रहे, कुछ नहीं बताऊं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, बहुत से लोग आते हैं, एडवाइस देते हैं, हमें भी दी, हर आदमी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। गांव से निकला हुआ लड़का आपकी तरह बैठा हुआ था, इसमें और मेरे में एक ही बात समान है, हम दोनों का जन्म एक ही दिन का है। और वो दिन कौन सा पता है? 29 फरवरी, 29 फरवरी लीव ईयर था, हम दोनों का एक ही दिन का जन्म है। हम दोनों में एक ही बात खास थी, मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से था, मेरे पापा बेरोजगार थे, कुछ भी नहीं करते थे, खेती बाड़ी से हमारा काम चलता था। और ये छोटे से, इसके पापा बहुत बड़े मुस्लिम कलर के छोटे से कलर का लड़का है। और मैं आप लोगों को सबसे मजेदार बात बता रहा हूं कि हमारी क्लास 6 क्लास से हम दोनों साथ में हैं। ये पहले शिशु मंदिर में पढ़ता था, प्राइमरी में पढ़ता था, हम 6 क्लास में साथ में हुए। तो मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं कि हमारी क्लास के सबसे शैतान लड़का ये था, सबसे शैतान। मतलब ये 6वीं क्लास में जो है, जैसे आप लोग ये एक मुद्रा में बैठे हुए नहीं बैठ सकता था, ये सारे टीचर परेशान थे इससे। इसके बाद धीरे धीरे आगे निकलते, माइंड इसका पहले से अच्छा था, ब्रिलियंट था। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई भी है, क्योंकि हम दोनों का जन्म एक दिन का है, और ये मेरा टीचर भी है। जो मैंने इससे सीखा, मैं जीवन में किसी से नहीं सीख सका।
11th क्लास से मुझे लग रहा है थोड़ा सिंसियर होने लग गया था, तो वहां से इसने मुझे मेरी उंगली पकड़ना शुरू करा कि सचिन हो सकता है, करके देखते हैं भाई, करके देखते हैं। और मैं इसके पीछे दौड़ता रहा। अगर ये मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं किसी होटल को था, कहीं होटल में होता, पैसा कमा रहा होता, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो सभी कमा रहे, कोई है नहीं दुनिया में जो पैसा नहीं कमा रहा। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार तू क्यों नहीं पढ़ सकता। मुझे लगता था यार मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट हूं, मुझसे हो नहीं पाएगा। फिर हम श्रीनगर गए, श्रीनगर में दोनों बीएससी में एडमिशन लिया। तो क्योंकि अब जैसे आप लोगों के घर वाले बोलते होंगे कि बोल की कुछ देख कर इधर रिजर्वायर को छोड़ो, कमाई करना है, क्या पे तो है नहीं, तो कुछ ऐसा काम कर कि थोड़ा बहुत पैसा दिया कहीं से। तो इसने मुझे बताया यार अगर ऐसा है आप लंबी एजुकेशन भी ले सकते, तो फार्मेसी में फॉर्म निकालते हैं, भर दे। मैंने फॉर्म भरा, पहली बार में मैं ठीक रैंक थी, लेकिन मुझे सरकारी गवर्नमेंट वो नहीं मिला। दोबारा इसने कहा अभी बहुत अच्छी रैंक लाया, दोबारा कोशिश कर। दोबारा कोशिश करी, मेरा निकल गया। मैंने श्रीनगर से फार्मेसी करी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज नया नया बनना था, वहां पे गया, छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली। अब मेरे पास, मैं उस समय बहुत खुश था क्योंकि मैं जॉब में था, मेरे घर वाले भी खुश थे, जितने लोग थे मेरे आसपास सब खुश थे, नौकरी मिल गई बेटे को। एक रोहित था जिसने कहा ये नौकरी अंत नहीं है भैया, कोशिश कर, आगे कर, अब तेरे पास अपना पैसा आ गया है, तेरे पास अपनी जगह आ गई, कोशिश कर। मैंने फिर कोशिश की, मैं इसके साथ भागता रहा। ये प्रोफेशनल रनर है, ये धावक है, मैं धावक नहीं हूं, लेकिन मैं इसके पीछे भागता रहा, मैं इसके पीछे भागता रहा क्योंकि मेरा इंस्पिरेशन था, मुझे इसके साथ जाना था, मुझे छोड़ नहीं सकता था किसी भी हाल में। और जहां जहां मैंने घुटने टेके वहां इसने मेरा हाथ पकड़ा, पूरा चलना है। मैं फिर चला, फिर मैंने एमएससी की, क्योंकि इसने एमएससी कर चुका था, क्योंकि मैं फार्मेसी करने चले गया था, मेरे से 2 साल सीनियर हो गया था। फिर मैंने एमएससी करी केमिस्ट्री से, तो वहां पर मैं सेकंड डिवीजन में आया। मेरा दोस्त गोल्ड मेडलिस्ट था, अब गोल्ड तो एक ही था, ये हो नहीं गया, मेरे लिए बचा ही नहीं। फिर मैं ये कहानी बता रहा हूँ, इसका आपको लास्ट में समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही भटक रहा था, पीएचडी में मिल नहीं पाया, रैंक पीछे थी मेरी, हो नहीं पाया। प्रोस्पेक्टर देख रहा था यार क्या करूं, उसमें देखा योगा। मैंने कहा यार छोड़ना वो तो होना तो कुछ है नहीं, नौकरी में पाया नहीं, थोड़ा वही जो योग आप समझते हैं, आसन सीख लूंगा, थोड़ा सा कहीं सर्कस दिखा लूंगा, थोड़ा सा कर लूंगा। मैंने योग में एडमिशन डाल दिया। एडमिशन डाला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो यही के लिए बना हुआ था। मेरा एमए कंप्लीट हुआ, वहां मैं टॉप करा, वहां मेरे को गोल्ड मिल गया, क्योंकि मैं वही के लिए बना हुआ था। मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ओवरऑल इंडिया का होता है, मेरी वहां पहली रैंक आ गई। मैंने नेट का एग्जाम किया, मेरा पहली बार में नेट निकल गया। भाई साहब मैं कर गया था, इतनी मेहनत केमिस्ट्री में, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ रहा, मैं जिप्सम पढ़ रहा, मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा, रट के हालत खराब, और निकल रहा हूं पीछे से पहले नंबर पे। अब जब मैं आया तो मुझे लगा मैं यहां के लिए बना हुआ था। तो मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं, इतने सारे ऑप्शन आप लोगों के पास थे, ये सिर्फ आपको बताया गया कि ये हो सकता है। मुझे जो चीज बहुत देर में समझ में आई, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को आज ही समझ में आए, खासतौर से जो बच्चे 11th में जो बच्चे जा रहे हैं, जो बच्चे 11th में जा रहे हैं, खासतौर से मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक कॉमर्स का, एक आर्ट का, एक साइंस का। बहुत सारे लोगों से पूछना, कोई गलत नहीं बताएगा, आपके पापा, आपके बड़े भाई, आपके टीचर्स, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई गलत नहीं बताएगा। मैंने आपको अभी बोला ना, आंख बंद करके 15 मिनट बैठ के अपने अंदर से पूछना। अंदर से एक आवाज आएगी कि तू आर्ट साइंस के लिए बना हुआ है, तू कॉमर्स के लिए बना हुआ, तू साइंस के लिए बना हुआ, तू बायो के लिए बना हुआ है, तू मैथ के लिए बना हुआ है। उस आवाज को पकड़ लेना बस, और वो आवाज जहां आपको ले जाएगी वही आपकी सक्सेस होगी। तो एक चीज, बाहर से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, सारे लोगों से जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो अपने आप से पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूं। जब मैं 11th में 12th में था, उस समय मैं खुद ये सोचता था कि साइंस मतलब बड़ा आदमी, आर्ट जो ले रहे मतलब कम सोच रहे थे, कुछ नहीं, ऐसी है छोटे बड़े लोग। 11 भी कर रहा, मैं भी कर रहा हूं, तो भाई मैं पढ़ाने से हो गया, क्योंकि मुझे एक एटमॉस्फेयर ने ये बता दिया कि ये पढ़ाई टफ है, इसलिए आप ये कर रहे हो तो आप जो है ज्यादा बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएससी में जब हम लोग गए तो हम थोड़ा बहुत ठीक थे पढ़ने में, हम लोगों को केमिस्ट्री मिली, जो कम थे हमारे साथ के उन लोगों को ऐसे सब्जेक्ट मिले जिनको हम छोड़ देते थे।
जियोलॉजी मिल गया, किसी को ह्यूमन साइंस मिल गया, किसी को मिल गया। आज वो बच्चे सारे वहां पे प्रोफेसर बन गए। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई मैं रेस लगा रहा था वही के साथ जो उसी के लिए बना हुआ है, मैं उस रेस में पीछे रह गया। लेकिन वो लड़का वहां चले गए जहां उसको जाना था, वो वहां पर सफल है। किसी भी विषय में, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको आप पढ़ रहे हैं उसमें स्कोप नहीं है, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें आप ये सोचो कि सबकी नौकरी लग जाएगी। हर सब्जेक्ट में सिर्फ 4 बच्चों की मांग है, और वो 4 बच्चे आप ही में से निकलते हैं। केमिस्ट्री में भी निकलते हैं, फिजिक्स में भी निकलते हैं, ड्राइंग में भी निकलते हैं, योग में भी निकलते हैं, हिस्ट्री में भी निकलते हैं, जियोलॉजी में निकलते हैं। हर विषय में 4 बच्चे जो टॉपर हैं उनकी मांग सब जगह, पूरा बाजार उनको ढूंढ रहा है। ढूंढ के इसको इंटर कॉलेज से निकले, इसको अमेरिका वालों ने ढूंढ लिया, ये तो उनको चाहिए। मेरे साथ मेरे बनाए हुए इतने बच्चे भी तुम्हारे पास एक है नहीं पे मैं लाया हूं सैंपल। लेकिन इसके अलावा इससे भी धुरंधर बच्चे हैं जो आज चाइना में योग सिखा रहे हैं। चाइना ढूंढ के खींच रहा है, हमें हिंदुस्तान से लड़का चाहिए, उत्तराखंड से, हिमालय से लड़का चाहिए उसका, और वो लड़के वहीं पे सेटल हो गए। भाई चाइना तो सब जा रहे हैं, 2 तरीके से जा सकता है। कुछ लोग होटल लाइन से जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं खराब लाइन में। एक लड़का योग से जा रहा है, बाहर के देशों में योग करके एक बच्चा जा रहा है, एक बच्चा होटल मैनेजमेंट करके जा रहा है। दोनों पैसा कमा रहे हैं, दोनों सेटल्ड है। लेकिन एक अंतर है, चाइना का जब छोटी छोटी आंख वाला आदमी बाहर निकलता है तो योग वाले के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि गुरुजी हैं, हिमालय से आए हैं। और चाइना और जो होटल वाले हैं उनको एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि भाई हमारे खाना खिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग वो अच्छा हो, उसमें नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि योग के फील्ड से हूँ, इसलिए मैं योग की बात कर रहा हूँ। इसको मैं बताऊंगा, लेकिन हमारे योग में एक चीज है कर्म। मैंने अभी आपको बताया कुशलतापूर्वक कर्म करना ही योग है। तो कर्म कैसा, आप लोगों के अंदर एक सवाल आ सकता है, कैसा कर्म? शारीरिक, मानसिक, वाचिक, ये तीनों तरीके से जब आप एक दिशा में जाते हो। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाते। आप लोग कमिटमेंट करिए खुद से, मुझे ये करना है, उसको बोलते जाइए, कोई बात नहीं, आसपास के लोग बोलेंगे पागल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, मत सुनिए, आप बोलते जाइए। ओंठों से बोलना पड़ेगा, ये नहीं अंदर। जब आप ओंठों से बोलते जाओगे तो आपके अंदर दृढ़ता आती जाएगी, आपका मन 24 घंटे उसको देखता जाएगा, और फिर आप उस दिशा में मेहनत करिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी डिग्री तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक आप सपने नहीं देखोगे, और सपने 2 तरीके से आते हैं, ये मजेदार बात है। एक सपना आता है जब हम सोते हैं, अब एक सपना आता है जब हम सोते नहीं। तो जो सपने आंख बंद करके आते हैं वो सपने तो ज्यादातर डरावने होते हैं। कभी हमारा हाथ फंस गया, कभी पैर फंस गया, कभी भूत आ गया, कभी कुछ आ गया। सपना वो जो आप खुली आंख से देखते हैं, खुली आंख से सपना आप देखते हैं, आप यहां से घर जाते हो अकेले के सोचते रहिए आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का जो एटीट्यूड है वो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा आज से। और साथ साथ में जब आप आपके अंदर भूख पैदा हो जाएगी ना, मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। गाड़ी चलाते हैं ना लोग, साइकिल वगैरह कुछ चलाते होंगे, आप लोगों को ध्यान होगा हम कैसे काम करता हूँ दिमाग, क्योंकि मैं योग से, मैं योग की बात आपको बता रहा हूँ। ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो प्रेजेंट में काम कर रहा है, एक हिस्सा वो है जो अपना काम फिर भी कर रहा है। उस हिस्से को आपको जागृत करना है, जो हिस्सा आपका, जिसको हम अंतर्मन कहते हैं, उस हिस्से को आपको जागृत करना, और कुछ करना नहीं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, वो बात जो कर रहा है वो प्रेजेंट माइंड से कर रहा है। लेकिन जो ट्रेंड उसने अंदर वाला जो माइंड कर दिया है वो गाड़ी चलाता है। आगे कोई आ गया, उसने ब्रेक भी मार दिया, उसने क्लच भी दबा दिया, उसने गियर भी चेंज कर लिए। तो इसी तरीके से आपको अपना दिमाग ट्रेन करना। आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आपके अंदर डॉक्टर और एटीट्यूड, अगर जिसको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर ही बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके अलावा जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं वो बड़े काम है। मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि जीवन में 100 काम अगर हैं तो उसमें से 99 काम और हैं, एक काम अर्निंग है, पैसा आना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, वैसे ही जीवन चलाने के लिए पैसा जरूरी है। लेकिन आप सोचो, अगर आपने गाड़ी में चारों तरफ से पेट्रोल भर दिया तो आग लगने का खतरा हो जाता है। इसलिए पैसे के पीछे बिल्कुल भागना हैप्पीनेस के पीछे। और वो कहां से पता चलेगा? वो आपका मन बताएगा कि आप किस में खुश हो। आपको वही काम करना है जिसमें आप खुश हो। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी नौकरियों में, लेकिन उनका मन उस काम में नहीं है, तो वो जीवन भर जो है परेशान। पैसा तो आ रहा है
लेकिन परेशान इसलिए क्योंकि आप उस काम करने में खुश नहीं हो, वो आप कर ही नहीं सकते, आपको वाला हुनर है ही नहीं। मैं टीचर बन गया लेकिन मेरे को टीचिंग का हुनर नहीं है, मेरे को टीचिंग पता नहीं है। कभी बच्चा टॉर्चर कर रहा है, कभी पेरेंट्स टॉर्चर कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब टॉर्चर कर रहे हैं, तो पूरा जीवन जो है आदमी परेशान रहता है। इसलिए काम अर्निंग के लिए वही काम करना जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको लगे कि ये काम मजेदार है, मुझे इस काम में मजा आता है, भले पैसा कमाए कोई बात नहीं, जीवन चल जाएगा, खाना क्या है, रोटी सब्जी। तो वही काम जीवन में अपना। पहली बात मैंने कहा आंख बंद करके, जो आप इतनी सारी चीजें आपको बताएगी, जो आपको सबसे पहले दिख जाए आंख बंद करके, एक तो वो काम अपना लेना। दूसरा ये देखना कि आपको उस काम में मजा आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा आपको मजा आना चाहिए। जब आप सोच रहे हो कि आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, अगर आप उसको सोच को एंजॉय कर रहे हो तो आप उस काम को बेस्ट कर पाओगे। मैं बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, बहुत कुछ कहने को है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ योग में क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। इंटर में है, इंटर करने के बाद आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एक मिलेगा बीएससी योग, एक मिलेगा बीए योग। बीए योग हर स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है, आर्ट साइड का बच्चा जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा जा सकता है और साइंस वाला भी जा सकता है। बीएससी योग में जो है, बीएससी योग में साइंस वाला बच्चा जाएगा, वो मैथ बैकग्राउंड का हो सकता है, बायो बैकग्राउंड का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या अंतर है, फिर आप लोगों को समझना होगा कि यार अंतर क्या है, बीएससी क्या हुआ, बीए क्या हो। तो पढ़ना आपको योग ही है, अष्टांग योग, वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, गेलेंडो वहां भी पढ़ना है, पतंजलि वहां, दोनों जगह से पढ़ना है। अंतर इतना आ रहा है, जब आप बीए योग करोगे, जब आप आर्ट साइड वाला योग करोगे तो उसमें आप दर्शन करोगे, उसमें आपको मौका मिलेगा शिव संहिता पढ़ने का, उसमें आपको मौका मिलेगा पतंजलि योग सूत्र पढ़ने का, उसमें आपको मौका मिलेगा गीता पढ़ने का। और जिसने गीता पढ़ ली, समझ ली और अपना ली, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तो जब आप बीए योग कर रहे होंगे तो आपको दर्शन पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद का दर्शन करने की कला आप में आ जाएगी। जब आप बीएससी योग कर रहे होंगे तो आपको वहां पर जो है ज्यादातर जो थेरेपी रिलेटेड चीजें आप वहां पर योग की एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, योग की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी बीएससी के बाद। उसके बाद अब आप चाहें तो यहाँ स्किप भी कर सकते हैं कि आपको अभी योग में नहीं जाना, आपको समझ नहीं आया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से बीए हो, आप किसी भी स्ट्रीम से बीएससी हो, आप बीकॉम हो, आप एमबीबीएस हो, आप कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा जो है पीजी डिप्लोमा एक होता है, 1 साल का कोर्स है बीएससी के बाद, आप वो कोर्स कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा योग 1 साल का कोर्स होता है, उसमें ओवरऑल सब कुछ बताया जाता है। और इसके अलावा एमएससी योग है और एमए योग है, उसमें वही स्ट्रीम है, साइंस वाला बच्चा एमएससी योग करेगा और आर्ट वाला बच्चा एमए योग करेगा। इसके बाद फिर आप चाहो तो फील्ड में जॉब करने की, तो फिर आप वहां नेट की तैयारी कर सकते हो, आप वहां सेट की तैयारी कर सकते हो, आप वहां पर पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी करने के बाद आप डॉक्टरेट हो जाते हो। तो ये सारे तो योग में कोर्स हैं। अब इतने सारे सर आपने बता दिया कोर्स कर लिया, क्या करें? कोर्स करने से तो पेपर बनेगा नहीं। इसके लिए फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो प्रोजेक्ट 2015 से योग डे तो सब सुना होगा ना, बच्चे बोर होंगे मुझे बता देना यार, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे सुन लेना। 2015 में योग दिवस शुरू हुआ, उसके बाद बहुत तेजी से जो है योग में काम हो रहा है। आयुष मंत्रालय की भी स्थापना जो है वर्तमान सरकार ने करती है, उसमें विशेष तौर से जो आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी, इन सब पैथों में काम हो रहा है, जो कि हमारी देसी पद्धतियां थी, जो कि हो चुकी थी, आज के सब स्किप हो गया है। तो उनको वापस लाने के लिए सरकार का विशेष योगदान इस समय चल रहा है, विचार कि इसको किसी तरीके से वापस लाया जाए। तो जब आप बीएससी कर लो और बीए कर लो, आपको लगे यार बाकी घर वाले पढ़ा नहीं सकते, आगे पढ़ नहीं सकते, तो आप जो है इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। कहाँ बन सकते हो? 2 फील्ड। सरकारी फील्ड का बॉक्स ऑफिस का खत्म हो गया है, प्राइवेट फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है। हमारे साथ 3 बच्चे आ रहे हैं, तीनों बच्चे जो है प्राइवेट में काम कर रहे हैं। और गणेश जो है बेंगलुरु में 80,000 रुपया जो है मिनिमम है, जिसमें ये बोलता है मेरा काम नहीं चल रहा तो 80,000 उसमें भी कमाता है। और काम क्या करता है? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 5 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे से क्लास होती है, 5 से 6, 1 क्लास, 2 क्लास सुबह, 2 क्लास शाम को, और 60-70,000 रुपये जो है आराम से कमाता है। लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत भी देते हैं। बड़े बड़े शहरों में जिन लोगों को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग कर्म शुरू थे और शुरू से भाग रहे थे, उन लोगों के पास पैसा आया, पैसे के साथ बीमारियां आई। तो अब वो लोग देख रहे हैं कि योगा वाला चाहिए, क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं हो सकता कहीं, यही जानती है। फिर वो लोग उठा रहे हैं, आप जैसे बच्चों को उठा रहे हैं कि किसमें टैलेंट है, योग तो बहुत नहीं करा हुआ, किसमें टैलेंट है, तुम देखा गणेश समाज में, वो गणेश समाज को उठा के ले आओ, कितना पैसा चाहिए सर? तो
इतने पैसे माफ मुझे 1 महीना का, 1 महीना उनको पसंद आ गया तो आपको जीवन भर के लिए आपके हो जाते हैं, लाइफ टाइम आपके हो जाते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है योग इंस्ट्रक्टर के, प्राइवेट में है। मेट्रो सिटी जितने भी हमारे बड़े शहर हैं सब में योग चल रहा है। जैसे से बाहर आप जहां भी जाओगे योग बहुत चरम पे है। बाहर की कंट्री आपको जाना है, विदेश जाना है, विदेश में बहुत अच्छा स्कोप है, वहां पे और अच्छा पैसा लोगों को मिल रहा है। हमारे इतने स्टूडेंट वहां पर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और सेटल्ड भी हो गए, वहीं पे सेटल्ड भी हो गए। विदेशों में बहुत अच्छा स्कोप है। और विशेष हमने ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर ये है कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए। बाहर जब लोग बात करते हैं योग की तो उनके समझ में सबसे पहले आता है इंडिया, भारत। और भारत में भी अगर वो सोचे कि बेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर कहां से लाना है तो वो उत्तराखंड से लाना है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पे देवता पैदा होते हैं, इसलिए लोगों को ये लगता है कि ये आदमी सबसे बेस्ट है। तो एक अपॉर्चुनिटी तो ऊपर वाले आपको ऐसे ही दे दी फ्री में। आप यहाँ पैदा होंगे ही 10 नंबर ऊपर चलेंगे, आप बच्चे 90 नंबर, वो आपको करना है। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट सेक्टर में काम की कमी नहीं है। बस मैं ये वो 4 बच्चों के लिए काम की कमी नहीं है जो टैलेंटेड है। बाकी कोर्स दुनिया भर के लोग कर रहे हैं और घर बैठ के फिर बता रहे हैं कि साहब कुछ नहीं है, बेकार है, सरकार कुछ नहीं करती है, फिर बेकार है, ये करती है। तो वो लोग अलग है, उनको मत सुनिए। आप उन 4 लोगों को सुनिए जो मैं यहाँ पे लाया हूँ। वो लोग हैं जो कर रहे हैं, जो आपके लिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लाया हूँ। दूसरी चीज, इसके बाद अभी जो है वेलनेस सेंटर सरकार डेवलप कर रही है, वो एक प्रयोग है। वेलनेस सेंटरों में जो है आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके अलावा उन्होंने जो है वहां पर एक योगा इंस्ट्रक्टर, अभी वेतन कम है लेकिन ये सिर्फ एक प्रयोग है सरकार का, चलेगा नहीं चलेगा। अब वो डिपेंड करेगा उन लोगों पे जो उस वेलनेस सेंटर पे काम करेंगे। अगर उन्होंने सरकार को विश्वास दिला दिया कि ये सही चीज है तो वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी तैयार होगी हमारे लिए। जो लोग योग में होंगे, अगर वो बच्चे वहां पे काम अच्छे से करेंगे और सरकार के पास आपने रिपोर्ट और डाटा अच्छा भेज दिया तो आपको वहां पर एक स्कोप तैयार होगा योग का वेलनेस सेंटरों में। इसके अलावा आप बड़े अस्पतालों में चले जाओ जहां पे न्यूरो सर्जन है या न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हो, अपने साथ पर्सनल योगा टीचर रख रहे हैं, योगा इंस्ट्रक्टर रख रहे हैं कि न्यूरो से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों में जो है योग का बहुत ज्यादा योगदान है। साइकोलॉजिस्ट जितने हैं वो लोग अपने साथ योगा टीचर रख रहे हैं, प्राइवेट अपने साथ रख रहे हैं। और जो साइकोलॉजी के जो अस्पताल अलग से तैयार हो रहे हैं उनमें रखे जा रहे हैं। ये नशा मुक्ति केंद्र जितने भी हैं उनमें सब में योगा टीचर की बहुत ज्यादा डिमांड है। बस उस टीचर में टैलेंट होना चाहिए, तो वहां पर बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा अभी जो स्कीम चल रही है बेरोजगार संघ भी मांग कर रहा है और शायद सरकार भी उसमें सकारात्मक है। थोड़ा सा बीच की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके बाद इसमें जो है जो आपके जो प्राइमरी स्कूल है उसमें भी योगा टीचर रखने की पहल शुरू हो रही है। ये कब तक होगा इसे हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय पे जितने भी इंटर कॉलेज हैं सब में योगा टीचर होगा। इसके अलावा सेंट्रल स्कूलों में जो है पिछले 10 साल से योगा टीचर काम कर रहे हैं, 35 से 40 हजार रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। सारे सेंट्रल स्कूल जितने हैं वहां पर योगा टीचर काम कर रहे हैं। इसके लिए बीएड की जरूरत नहीं है, आप अगर एमएससी योग हो, एमए योग हो तो वहां पर योग में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा खुद का काम है, आप खुद के इंस्टीट्यूट डालिए, लोगों को सेवाएं दीजिए, लोगों को पसंद आया तो आपको जाने की जरूरत नहीं, जो आएगा पैसा लेके आपके पास आएगा, नमस्कार भी करेगा और धन्यवाद भी करेगा और आपका प्रचार भी करेगा, क्योंकि आपके पास जो है वो पैसे में खरीदने लायक चीज है नहीं, वो दक्षिणा है एक तरीके से। जो योग में जो बात है वो बात किसी घर में है नहीं। अब लोग आते हैं, पैसा भी देते हैं और नमस्कार भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं, अपना काम भी शुरू किया जा सकता है। मैंने अभी, क्योंकि लोगों की धारणा ये थी सर कि श्रीनगर और जो ये गांव के क्षेत्र में लोग योग करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों की धारणा ये कि नहीं हम तो दिन भर काम कर ही रहे, ऋषिकेश से ऊपर योग लाना बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने कहा ठीक है ये चैलेंज मिल रही, मैं तो भगवान की दया से मुझे रोटी पाएगी, मैं फार्मासिस्ट हूँ, उसमें मुझे पैसा पाएगा, तो मैंने कहा चलो एक प्रयोग के तौर पर देखते हैं कैसे नहीं आएगा। 1 तारीख को हमने शुरू किया लॉकडाउन नाम से और बहुत बढ़िया उसका जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग आ रहे हैं अलग अलग समस्याओं में। अभी ज्यादा लोग बीमार आते हैं, तो जब उनको पता चलेगा भाई साहब आप बीमार इसलिए हुए कि आप पहले ही अपना लेते तो होते नहीं, तो लोग आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि भविष्य के लिए बहुत ऐसा स्कोप है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में, अपने घर की छत में बैठ के लोगों को बोलेंगे जिसको समस्या यहाँ, लोग आएंगे, पैसा भी देंगे। तो बहुत ज्यादा स्कोप है योग के क्षेत्र में, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। ज्यादा कुछ लोगों की डिमांड कुछ फीमेल ऐसी होती है, उनको ये चाहिए होता है योग इंस्ट्रक्टर चाहिए, लेकिन फीमेल ही चाहिए क्योंकि वो खुद उनके साथ कंफर्ट बैठी है। तो लड़कियों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है। अब इस स्कोप को भूल जाते हैं, हम बात करते हैं
क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को एक वैज्ञानिक बात बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आज तक यही लगता था कि जिसकी दाढ़ी बड़ी हो वही योग कर सकता है, इसलिए मैंने दाढ़ी छोटी करी आज, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे। क्योंकि योग मतलब लोग कर हम देखते हैं बहुत रिस्पेक्टेड है, उन्होंने बहुत काम किया इसमें, लेकिन योग सब कर सकते हैं। मैं एक चीज बता दूं आपको, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ना, होंगे बायो आपने पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें आपने ब्रेन पढ़ा होगा, है ना। मैं ये बता रहा हूँ आपको ब्रेन किस तरह में, आप लोगों को बोर हो गया, बोर हो गया नहीं हो रहा, तालियां मत दो थोड़ा सा, टाइम तो है ना। हाँ मैं थोड़ा ही समझूंगा बच्चे भी ज़्यादा डिटेल से। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जिसने पढ़ लिया हो ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो आज पढ़ लेगा, कल पढ़ लेगा, करने की सिलेबस में आपके इंटर में है ब्रेन। ब्रेन के आप लोगों ने 3 हिस्से पढ़े होंगे, फ्रंट, मिड और पीछे का ब्रेन है। 3 हिस्से आप लोगों ने ब्रेन के पढ़े। इनको भी आप डिवाइड करके पढ़ते हो तो 7 हिस्से होते हैं, हम 7 को छोड़ देते हैं। हमारे काम के 2 है, अभी हम 2 पे बात करेंगे। ब्रेन का एक हिस्सा है सर हमारा, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला नाम से आप जानते हो, मेडुला एक शरीर का हिस्सा, वो ब्रेन का एक हिस्सा है। और दूसरा जो हिस्सा है ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सेरेब्रम। ठीक है, इन 2 नामों का याद रखिए। इन दोनों, क्योंकि हमारा ब्रेन ही है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जिस पिंड में सब ब्रह्मांड में, ये दुनिया हमारे लिए तब तक है जब तक ये है, इसके खत्म होते दुनिया खत्म। तो ये दोनों हिस्से जो हमारे ब्रेन के हैं, तो मेडुला क्या काम करता है, क्योंकि शरीर में दुनिया में वही लोग टिके हुए हैं जो काम के हैं, जो काम के नहीं उनको कोई नहीं पूछता। तो मेडुला का काम क्या है वो मान जाना जरूरी है। तो जितनी भी हमारे शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे डाइजेशन, हम खुद पचाते हैं, हम तो खा के डाल देते हैं पेट में, उसके बाद हम कुछ करते हैं, शरीर अपने आप काम करता है, तो उसको कोई नियंत्रण करता है वो मेडुला। वैसे ही श्वसन, मैं बोल रहा हूं लेकिन सांस तो ले रहा हूं, इसको कोई रेगुलेट कर रहा है, कोई पकड़े हुए कि भाई खींच छोड़ कुछ कर रहा है, कोई है, वो मेडुला है जो हमारी सांसों को नियंत्रित करता है। और हमारा जो सेरेब्रम है उसका काम क्या है? सोचना, उसका काम सीखना, चिंतन, मनन, रीडिंग, राइटिंग, जितने भी आप काम सोच समझ के करते हो सारे काम आपका कब करता है? सेरेब्रम करता है। अब बच्चे ध्यान से सुनना, जब हम, क्योंकि हमारा योग में जो है कंसेप्ट है ब्रीथिंग का, बिना ब्रीथिंग का कराते हैं हम। अगर आपको बोले कि आगे झुकिए तो बोलते हैं सांस छोड़िए, हम आपको बोलते हैं उठिए तो आप बोलते हैं सांस लीजिए। तो आप सांसों के प्रति उस समय अवेयर हो जाते हो, या हम बोलते हैं आपको प्राणायाम करो, लेफ्ट से लो राइट से छोड़ो, राइट से लो लेफ्ट से छोड़ो। जब आप ये कॉन्शियस ब्रीथ करते हो, समझ रहे हो अंतर क्या है? प्राणायाम भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं ब्रीथ की, सांस लेने की। एक वो ब्रीथ जब हम बिना सोचे समझे सांस ले रहे हैं, एक वो ब्रीथ जब हम सोच समझ के सांस ले रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। जब हम बिना सोचे सांस ले रहे थे वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा काम कर रहा था। जब हम सोच के ब्रीथ कर रहे हैं, जब हम सोच समझ के सांस ले रहे हैं, खींचनी है छोड़नी है, तब हमारा सेरेब्रम काम कर रहा है। ठीक है, आपने लेमार्क पढ़ा होगा, लेमार्क ने क्या कहा कि शरीर के जिन हिस्सों का प्रयोग हम करना छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद वो हिस्से शरीर से गायब होने लगते हैं। उसमें बहुत से एग्जाम्पल थे, हमारी टेल हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, उसका यूज खत्म हो गया, ईश्वर ने खत्म कर दिया। हमारे पेट में अपेंडिक्स होती थी, पहले हम घास पत्ती खाते थे, सेल्यूलोज बचाने के लिए वो होता था। अब हमने घास खाना बंद कर दिया, वो अपेंडिक्स का कोई काम बचा नहीं। वो अब कभी भी दर्द करती है, उसके अलावा उसका कोई दर्द कह रहा। तो लेमार्क ने कहा है कि आप जिस शरीर के जिस हिस्से का ज्यादा प्रयोग करेंगे वो ज्यादा डेवलप होगी। यानी कि जब हम कॉन्शियस ब्रीथ करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हम उस मैसेज को अपने मेडुला से हटा के अपने सेरेब्रम में ले आते हैं। उस समय सेरेब्रम की एक्सरसाइज करते हैं। और सेरेब्रम की एक्सरसाइज का मतलब यह है कि आपका थिंकिंग जो पावर बढ़ रही है, आपके रीडिंग जो पावर, यानी कि आपको जितने भी दिमाग वाले काम करने हैं वो काम आपका सेरेब्रम करता है। आप सेरेब्रम की एक्सरसाइज करा दो, वो मजबूत होता है, और वो मजबूत होता है तो आप बहुत आपके कर्मों में कुशलता आनी शुरू हो जाती है, आपके कार्यों में कार्य करने की जो दक्षता उसमें कुशलता आने लगती है। तो ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक वो है। पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने कहा प्राणायाम करो जाओ। अब प्राणायाम में लोगों ने बोला हम क्यों करें? उन्होंने कहा आप प्राणायाम करोगे तो आप में जो है धारणा की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। अब वो दर्शन का जमाना था, लोग विश्वास करा, लोगों ने करना शुरू किया, उसका नतीजा हम है।
उस समय के लोगों में नहीं कर रहे होते, उन लोगों की थिंकिंग नहीं होती, तो हम ऐसे नहीं होते, वैसे होते जैसे उस समय के लोगों के कपड़े नहीं थे, खाना नहीं था, एक दूसरे को काट लिया। तो समय बदला। तो उन्होंने उस समय बता दिया था कि धारणा की आप में योग्यता आ जाती है अगर आप प्राणायाम करते हो। प्राणायाम करने से धारणा की उत्पत्ति आप में हो जाती है। और धारणा मतलब, धारणा हिंदी का शब्द है, इसको जब हम अंग्रेजी बोलते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन आपको बोलते हैं ना भाई कंसंट्रेट कर पढ़ने में, तो कंसंट्रेशन की क्षमता आप में उत्पन्न हो जाती है जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, चाहे आप प्राणायाम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कर रहे हो। तो ये एक मैंने कंसेप्ट दिया आपको, छोटा सा था, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इतने ग्रंथ हैं। गीता का आप एक एक श्लोक उठा के देखिए, पूरा साइंटिफिक श्लोक है, आप पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र पढ़ लीजिए, पूरा वैज्ञानिक है। बस उसके लिए जरूरत है कि हम लोगों को डेडिकेट करना पड़ेगा इसके लिए। अगर हमें, मैं सिर्फ उन लोगों को ही योग में इन्वाइट करूंगा जो उसमें इंटरेस्ट है, जिसको अंदर से अंदर जाकर समझे कि भाई मुझे ये करना है, वही आना। उनके लिए नौकरी नहीं है। जो दोस्त के साथ जैसे मैं गया था वैसे जाओगे तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर से सुनिए, अंदर से पूछिए, आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। शायद में ज्यादा बोल गया। योग में मैंने आप लोगों को इसको बता दिया, आपके शरीर से लेके जब आप सुबह उठते हो वहां से आपका योग शुरू हो जाता है, जब आप सोते हो तो भी हो जाता है। तो योग की बात अभी मैं खत्म करूंगा। मैं थोड़ा सा मेडिकल से भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं, इसमें क्या क्या किया जा सकता है। आप इंटर, इसमें ज्यादातर इंटर बायो वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्कोप होता है। आप लोगों का 2 साल का फार्मेसी होता है, डिप्लोमा फार्मेसी, हर उसमें हो रहा है। आयुर्वेद में हो रहा है, यूनानी में हो रहा है, होम्योपैथ में हो रहा है, एलोपैथ में हो रहा है। तो अगर आप लोग जॉब चाहते हो तो एलोपैथ में मत करना आयुर्वेद में, उसमें चांसेस है। एलोपैथ में आप कर सकते हैं अगर आपका बिजनेस माइंड है, आपको लगता है कि मुझे कल मेडिकल स्टोर डालना है या फिर मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप एलोपैथ में डिप्लोमा करिए, वरना नहीं। बाकी होम्योपैथ में और आयुर्वेद में तो अपना स्कोप भी है। आप धीरे धीरे जॉब भी कर रही है थोड़ी बहुत, उन्हीं 4 बच्चों के लिए जो टैलेंटेड है, जिन्होंने मन से किया था, उनके लिए वहाँ भी निकल रही है। इसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी। इंडस्ट्री में स्कोप है, जितनी भी मेडिसिन बनती है वो सब वो लोग बना रहे हैं। उसके बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा में जो है बहुत सारा, उसमें अलग अलग हो जाता है, सूटिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है। उन लोगों का बहुत स्कोप इंडस्ट्री में, प्राइवेट फील्ड में है, सरकारी में नहीं है, ध्यान रखना। बी फार्मा का सरकारी में कोई स्कोप नहीं, प्राइवेट में बहुत अच्छा स्कोप है। और वो 4 ही बच्चों के लिए, वो 4 बच्चे जो जिन्होंने मन से किया, बाकी के लिए नहीं हो। इसके अलावा फार्मेसी को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनमें बीएमएलटी, डीएमएलटी, अब आपको अपने टेक्नीशियन देखेंगे जो खून निकालते हैं, तो वो भी एक कोर्स होता है, उसमें आप डिप्लोमा ले सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, वो आप लोग कर सकते हैं। और उसी में आप बैचलर भी कोर्स कर सकते हैं। आप डिग्री करो तो डिग्री करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, दूसरा आप ट्यूटर भी बन सकते हो, कहीं आपको पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन आप सिर्फ डीएमएलटी करते हो तो आपको फिर टेक्नीशियन ही बनना है। सरकारी अस्पतालों में सब में उनकी डिमांड है, और उसके लिए आप प्राइवेट भी वो लोग काम कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं। लैब के अलावा एक्सरे टेक्नीशियन भी है, उसमें भी सेम है, डिप्लोमा लो या फिर बैचलर लो, उसमें भी सेम स्कोप है। ओटी टेक्नीशियन का कोर्स है, ओटी में जो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं सर्जरी वगैरह करने में, उन लोगों के लिए भी वहाँ पे भी काफी स्कोप है। एमआरआई टेक्नीशियन है, जितनी अस्पताल में जो भी जांचें होती हैं उन सब के लिए एक अलग अलग टेक्नीशियन होता है। तो पैरामेडिकल स्कोप भी बहुत है। फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन आज की डेट पे, जिसमें अगर हम देखेंगे नौकरियां थोड़ी ज्यादा है, लेकिन है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए इसलिए नहीं है कि नर्सिंग में लड़कों को 20%, अगर 100 बताएंगे तो 20 लड़कों के बराबर 80 बताते हैं लड़कियों के। तो लड़का तो थोड़ा सोच समझ के ही करना, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है नर्सिंग। नर्सिंग में एक तो होता है एएनएम, तो एएनएम की नियुक्ति हमें ज्यादातर जो रूरल जो छोटे अस्पताल है उनमें होता है। और उसके अलावा जीएनएम जो है वो बड़े अस्पताल जैसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ पे नर्स जो आपने देखी उनके लिए जीएनएम करना होता है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग भी है। बीएससी नर्सिंग वालों के पास 2 स्कोप होते हैं, एक तो ट्यूटर बन सकते हैं पढ़ाने के लिए, नर्सिंग वालों को पढ़ाने के लिए। दूसरा जैसे एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ पर जो नर्स है वो बैचलर होती है। इसके बाद उसमें भी बहुत स्कोप, आप एमएससी करिए नर्सिंग में, आगे बहुत सी चीजें में है। और जो इस समय सबसे ज्यादा क्रेज है नीट का, आप नीट का एग्जाम लिखिए। और मैं बता रहा हूँ सबसे आसान है नीट निकालना। आपका एक बाबू बनना है ना, बाबू क्लर्क बनना है, 25-30 हजार रुपये तनख्वाह होती है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी दुनिया पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री भी पढ़नी, ज्योग्राफी भी, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और साइंस में, मैथ भी, सब पढ़ना। नीट निकालने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने से, क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट 11वीं एनसीईआरटी है। 11वीं की 3 किताबें पढ़नी, 11वीं की और 12वीं की।
इसमें नीट निकल जाता है। लेकिन पढ़ना वही है मन, क्रम और वचन से, तीनों से। ये मत सोचना कि मैं तो पढ़ ली थी साहब, आपने तो गलत बोला, कहाँ निकला। निकलेगा तभी जब आपके अंदर सपना होगा डॉक्टर बनने का। जब आप उस सपने के पीछे दौड़ोगे और जब आप और किसी के नहीं सुनोगे, तब ही आप जो है उसमें सफल हो पाएंगे। आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं। जो लोग हायर रैंक में आते हैं MBBS कर लेते हैं, उसके बाद अब उसी में जो है BMS जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनका भी उसमें स्कोप है। उसके बाद BDS है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। तो नीट आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, क्योंकि आप लोग तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में पैदा हुए। हम लोग तो तब पैदा हुए थे जब कागज़ में कुछ है तो वही समझ में आता था। आप लोग टेक्नोलॉजी के युग में हो। मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहूँगा गणेश और साक्षी आप लोग आगे जो आपका प्रोग्राम था छोटा सा है सर, 5-10 मिनट और लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप आओ जल्दी।